नमस्कार साथियों, मैं रमेश कुमार आपको स्टडी लवर चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने पेपर सेकंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से जो सेकंड यूनिट है अप्रोचेस से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों की समझ प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह क्वेश्चन बुक से बना है, कृपया आप लोग ध्यानपूर्वक इसे देखिएगा और नोट कर लीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर पहले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, मुख्य रूप से तुलनात्मक राजनीति के कितने दृष्टिकोण हैं? तो मुख्य रूप से तुलनात्मक राजनीति के दो दृष्टिकोण हैं। तो दोस्तों, दो दृष्टिकोण है, वह कौन कौन है? तो वह एक ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट है, मतलब ट्रेडिशनल दृष्टिकोण, और दूसरा मॉडर्न है। अब ट्रेडिशनल में हम थोड़ा सा और मॉडर्न में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताना चाहूँगा, बात करेंगे। देखिए, ट्रेडिशनल व्यू और पॉइंट से देखें तो एरिस्टोटल हैं, मॉन्टेस्क्यू हैं और मैकियावली हैं। ये जो अपना फोकस किए हैं, ये बेसिकली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पे किए हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे किए हैं। और देखिए, एग्जाम्पल के लिए हम एरिस्टोटल की बात करें तो एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में 6 प्रकार की शासन व्यवस्था की बात किया है। अब 6 प्रकार वे कौन है? तो मोनार्की है, एरिस्टोक्रेसी है, पॉलिटी है, टेरेंसी है, ओलिगार्की है और डेमोक्रेसी है। ये सब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे अरस्तु इसको डिफाइन किया है। यही मैकियावली की अगर बात करें तो मैकियावली द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट में 2 प्रकार की शासन यानी गवर्नमेंट की बात करता है, एक आइडियल फॉर्म, एक पॉलिटिकल फॉर्म। अब पॉलिटिकल फॉर्म में जो वाइज हैं, वर्चुअस हैं, सिटीजन जो हैं, मतलब ईमानदार लोग जो हैं, उनके लिए रिपब्लिकन गवर्नमेंट को चुनता है मैकियावली। और पॉलिटिकल फॉर्म में जो हैं सेल्फिश हैं और डिस्प्यूटिव हैं, सिटीजनशिप जो हैं, इनके लिए मैकियावली मोनार्की गवर्नमेंट की बात करता है। और यहीं पे मॉन्टेस्क्यू हैं। तो मॉन्टेस्क्यू अपने बुक में द स्पिरिट ऑफ लॉ में गवर्नमेंट को 2 भागों में डिफाइन किए हैं। पहला नेचर ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट है। जो नेचर ऑफ गवर्नमेंट है, उनके पास जो नेचर ऑफ गवर्नमेंट है उनमें किसके पास शक्ति है? पीपुल के पास यानी जनता के पास शक्ति रहेगी कि किंग यानी राजा के पास शक्ति रहेगी? और प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट है जो, उसमें शासन व्यवस्था गवर्नमेंट की जो काम है, जो गवर्नमेंट काम करेगा, वह सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करेगा या पीपुल इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। एक मॉन्टेस्क्यू इनके आधार पर 3 प्रकार के यानी 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है। तो 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की बात मॉन्टेस्क्यू ये सब बेसिस पे करता है। 3 टाइप ऑफ गवर्नमेंट कौन है? एक रिपब्लिक है, एक मोनार्की है, एक डिस्पोटिक है। तो रिपब्लिक को मॉन्टेस्क्यू ने 2 भागों में बांटा है, डेमोक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी। दोस्तों, यह सब जो मैं आपको बताया हूँ ये ट्रेडिशनल का है। अब यहीं पे अगर हम मॉडर्न की बात करें तो रॉयसी मैक्रेडिस हैं, सिडनी वर्मा हैं, गैब्रियल आलमंड और पावेल हैं। ये सब इम्पेरिकल और एक्सपेरिमेंटल की बात करते हैं, मेथड की बात करते हैं। तो इनका जो फोकस है पॉलिटिकल प्रोसेस पे है। ये सब मॉडर्न व्यू पॉइंट के विचारक हैं, मतलब मॉडर्न टेंडेंसी के विचारक हैं। तो इसमें ये लोग क्या बात करते हैं, जैसे देखिए, स्टडी ऑफ यूरोपियन एंड नॉन यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं, स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात करते हैं, यूज ऑफ डिफरेंट टूल्स टेक्निक्स
की बात करते हैं, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल कल्चर की बात करते हैं, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की बात करते हैं, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स रिलेशंस की बात करते हैं, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर की बात करते हैं, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोचेस की बात करते हैं। ये सब मॉडर्न थिंकर्स हैं, मॉडर्न अप्रोचेस की बातें सब कुछ आपको बताया हूँ। तो कृपया आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुन के और नोट कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन, परंपरागत दृष्टिकोण के जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों परंपरागत दृष्टिकोण के जनक अरस्तु को माना जाता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 3, क्या परंपरागत दृष्टिकोण के विद्वान ऐतिहासिक और अनौपचारिक ढांचे की मान्यता को प्राथमिकता देते हैं? नहीं दोस्तों, देखिए ऐतिहासिक को मान्यता देते हैं, लेकिन औपचारिक ढांचे की ये लोग मान्यता देते हैं, अनौपचारिक ढांचे की मान्यता नहीं देते हैं। अनौपचारिक ढांचे जहां आ जा रहा है तो मॉडर्न में ये सब बातें कहा गया, तो इसलिए नहीं हम कह सकते, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन विचारक परंपरागत दृष्टिकोण विचार नहीं है, परंपरागत दृष्टिकोण के विचारक नहीं है? तो देखिए सिसरो ये परंपरागत ट्रेडिशनल के हैं, मैकियावली भी ट्रेडिशनल के हैं और मॉन्टेस्क्यू भी ट्रेडिशनल के हैं, लेकिन डेविड ईस्टन जो है ट्रेडिशनल के नहीं है, ये मॉडर्न है एज के विचारक हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यह किस विद्वान ने लिखा है कि विदेशी सरकारों के अध्ययन विस्तृत रूप से पश्चिमी यूरोपीय प्रजातंत्रों अथवा पश्चिमी यूरोप के राज्यों और इंग्लैंड से संबंधित है? तो यह दोस्तों अरस्तु का है, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, परंपरागत उपागम के अध्ययन में शामिल है? तो परंपरागत उपागम के अध्ययन में शामिल है दोस्तों ऐतिहासिक भी है, कानूनी औपचारिक उपागम भी है, संस्थापक उपागम भी है, तो ऑप्शन डी सही होगा सभी। क्वेश्चन 7, तुलनात्मक राजनीति में परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषता नहीं है? तो तुलनात्मक राजनीति में दोस्तों सीमित अथवा संकुचित, स्थिर अथवा गतिहीन, व्यवहारवादी अध्ययन पर जोर, आदर्शी था। तो दोस्तों अगर तुलनात्मक राजनीति में परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषता की बात करें तो यह व्यवहारवादी अध्ययन पर जोड़ यह नहीं था, यह मॉडर्न एज की बात है, तो ऑप्शन डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 8, क्या परंपरागत दृष्टिकोण तुलनात्मक राजनीति में गैर राजनीतिक अध्ययन किया था? तो दोस्तों नहीं, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, परंपरागत दृष्टिकोण का मुख्य जोर संस्थाओं, कानून, विधियों, राजनीति, विचारों तथा विचारधारा पर ही रहा और अनेक अंतःक्रिया, व्यवहार व उपलब्धियों को नहीं छोड़ा है। तो किस विद्वान ने यह कथन कहा है? तो दोस्तों यह ऑमंड व पावेल ने कहा है, जो मॉडर्न अप्रोचेस के विद्वान हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 10, आधुनिक दृष्टिकोण के प्रवर्तक नहीं हैं? तो दोस्तों आधुनिक दृष्टिकोण की प्रवर्तक की बात करें तो एप्टर हैं, पाई हैं, सिडनी वर्बा हैं, लेकिन सिसरो नहीं है। सिसरो एक ट्रेडिशनल है दोस्तों, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11,
तुलनात्मक राजनीति में आधुनिक दृष्टिकोण का उद्देश्य था। तो तुलनात्मक राजनीति में दोस्तों आधुनिक दृष्टिकोण का उद्देश्य देखें तो राजनीतिक वैज्ञानिकों के हाथों में एक मानदंड सौंपना। ये तो 100% सही है दोस्तों। तो एक ये तो था समस्त प्रकार के राजनीतिक व्यवस्था की तुलना कर सकते हैं, ये भी था। यह इतना स्पष्ट रहे कि सब प्रकार के आदर्शों से मुक्त रहें। तो दोस्तों ऑप्शन डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण का क्या आधार है? तो दोस्तों तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण का आधार की बात करें तो हित समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दलों के व्यवहार, ये सभी आ जाएंगे आधुनिक में। तो ऑप्शन डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। आधुनिक दृष्टिकोण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परंपरागत दृष्टिकोण की प्रासंगिकता के कारण नए राष्ट्र का उदय, एशिया अफ्रीका राष्ट्रीय राजनीतिक सामंजस्य, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उपरोक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषता है। तो वैज्ञानिक तथा व्यवस्था, व्याख्यात्मक, व्यवहारवादी अध्ययन पर जोर, सभी होगा दोस्तों। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 तुलनात्मक राजनीति का प्रमुख आधुनिक दृष्टिकोण कौन है? तो तुलनात्मक राजनीति के प्रमुख आधुनिक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो व्यवस्था विश्लेषण दृष्टिकोण यानी सिस्टम एनालिसिस दृष्टिकोण, यह तो आधुनिक है। संघात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण, मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सभी है यहाँ। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? तो दोस्तों यह डेविड स्टन ने किया था। तो पॉलिटिकल सिस्टम इन्हीं का एक बुक है, उसी में सब वर्णन किए थे। क्वेश्चन नंबर 17 डेविड स्टन का पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था? दोस्तों डेविड स्टन की पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक प्रकाशित हुआ था 1953 में। तो ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन 18 राजनीतिक व्यवस्था के लक्षण हैं। तो दोस्तों राजनीतिक व्यवस्था के लक्षण न्याय संगत शारीरिक उत्पीड़न, अंकों की पारस्परिक निर्भरता, सीमा का विचार। तो दोस्तों सभी होगा दोस्तों। तो पॉलिटिकल सिस्टम के लक्षण की बात करें तो न्याय संगत शारीरिक उत्पीड़न, अंगों की पारस्परिक निर्भरता, सीमा का विचार, ये सभी हैं दोस्तों। तो डी सही होगा। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को कार्य निष्पादन कितने स्तर पर करना पड़ता है? प्रत्येक पॉलिटिकल सिस्टम को कार्य निष्पादन कितने स्तर पर करना पड़ता है? तो दोस्तों 3 स्तर पर करना पड़ता है। ऑप्शन 3 है, ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, 3 स्तर। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक पद्धति को मापन का एक कप मात्र मानता है? तो दोस्तों यहाँ मोस्का हो सकता है दोस्तों। ऑप्शन डी सही है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 21 किसने राजनीतिक व्यवस्था को मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन या वितरण
वितरण व्यवस्था माना है। तो दोस्तों 21 का ऑप्शन ए सही होगा, लासवेल। तो लासवेल दोस्तों मूल्यों की सत्ता, आवंटन के वितरण की व्यवस्था माना है। तो ऑप्शन ए सही होगा 21 का। क्वेश्चन नंबर 20 क्या था दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक पद्धति को मापन का एक कप मानता है? तो दोस्तों यहाँ अगर 20 की बात करें हैं, थोड़ा कंफ्यूज है इसमें। 20 क्या है दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है दोस्तों। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा आर्थर एवं कलबर्ग। क्वेश्चन नंबर 21 को देखें तो किसने राजनीतिक व्यवस्था को मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन या वितरण की व्यवस्था माना है? तो दोस्तों यहाँ डेविड स्टन होना चाहिए। 21 का डेविड स्टन है दोस्तों। 22 का किसने राजनीतिक व्यवस्था में वैध अधिकारी भौतिक शक्ति के प्रयोग के एक अधिकार व्यवस्था बतलाया है? तो दोस्तों यहाँ 22 का आमंड रहेगा दोस्तों। तो ऑप्शन 22 का बी, आमंड। तो क्वेश्चन नंबर 23, आमंड के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 23, आमंड के अनुसार निवेश के रूप में आने वाली मांगों की मोटे कप में कितनी सीढ़ियां होती हैं? तो दोस्तों मोटे कप में अगर कितनी सीढ़ियां, नहीं दोस्तों यहाँ श्रेणियां रहेगा, मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, थोड़ा श्रेणियां होती हैं। तो दोस्तों 4 श्रेणियां होती हैं। और क्वेश्चन नंबर 24, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के आधुनिक दृष्टिकोण का लक्षण है? तो तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण की लक्षण की अगर बात करें तो दोस्तों विश्लेषणात्मक एवं व्याख्यात्मक हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो तुलनात्मक राजनीति के किस प्रकार के विद्वानों ने विशेषकर पश्चिमी यूरोप की संस्थाओं का वर्णन किया है? तो दोस्तों यहाँ पारंपरिक दृष्टिकोण रहेगा। तो ऑप्शन ए सही होगा 25, क्वेश्चन नंबर 25 का। तो दोस्तों बीच में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होने की वजह से थोड़ा रुकना पड़ा था, तो कृपया आप लोग इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहूँगा। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे देख करके नोट कर लीजिएगा और हो सके इसका अच्छे से एक बार ना समझ में आए तो 2-3 बार देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट आप लोगों के एग्ज़ाम के बेसिस पे होगा। और देखिए हम यहाँ आप लोगों को पढ़ा नहीं रहा हूँ, हम खुद सीख रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि मेरा भी रिवीजन हो जा रहा है और भला भी मतलब हेल्प भी आप लोगों को कर दे रहा हूँ। तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ होगा नहीं। तो कृपया आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। तो मैं यहीं वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। और हाँ, ये सेकेंड यूनिट का है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनिज्म यानी संविधान और संविधानवाद का वीडियो कल मैं बनाऊँगा। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है।